हाथ में तलवार लेकर हृदयांशु तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी उसके ऊपर तलवारों की बारिश होने लगी। एक के बाद एक तलवार उसके ऊपर गिर रही थी। हृदयांशु को एहसास हो रहा था कि उसने आक्रमणकारी की तलवारबाजी तकनीक को कमतर आंका है। हृदयांशु को अपनी पौराणिक तलवारबाजी तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ा। कुछ देर के मुकाबले के बाद सफेद पोशाक में ट्रेनर कैलाश उसके सामने प्रकट हो गए। उनके साथ 3 युवा योद्धा थे। तीनों बेहद शक्तिशाली दिख रहे थे। ट्रेनर कैलाश ने कहा, तुम वास्तव में शक्तिशाली योद्धा हो। तुम्हारी तलवारबाजी तकनीक विश्व के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाजों के समकक्ष है, लेकिन तुम उससे मुकाबला कर सको इतनी क्षमता नहीं है तुम में। हृदयांशु को थोड़ी निराशा भी हुई। वो अपने क्षेत्र का अपराजित योद्धा था। उसे लगातार 3 ऐसे योद्धाओं का सामना करना पड़ा था जिनकी क्षमता वाकई उच्च स्तरीय थी। हृदयांशु की सहायता के लिए जितने भी योद्धा आगे आए, सभी के सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। हृदयांशु पहले से ही गंभीर रूप से घायल था। ऐसी परिस्थितियों में वो नहीं चाहता था कि उसे किसी और दुश्मन का सामना करना पड़े। एक वरिष्ठ योद्धा ने कहा, आप हम सबसे क्या चाहते हैं? हृदयांशु ने बीच बचाव किया। हमारे बीच विवाद का कोई कारण नहीं है। हमें आपस में उलझने से बचना चाहिए। वैसे भी आपसी टकराव अच्छी बात नहीं है। हम सभी स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा हैं, जिसे नरक क्षेत्र के योद्धाओं से मुकाबला करना है। ट्रेनर कैलाश ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन कहता है कि हमारे बीच विवाद नहीं है? हमें आपस में उलझना नहीं चाहिए। हृदयांशु इससे पहले कभी भी ट्रेनर कैलाश से नहीं मिला था, नहीं जानता था कि उसके सामने मौजूद योद्धा किस क्षेत्र से संबंधित है। उत्सुकतावश उसकी निगाहें ट्रेनर कैलाश पर जम गई। ट्रेनर कैलाश ने गंभीर लहजे में कहा, झुंझुनू के अनगिनत मजबूत योद्धाओं को दिलदारगंज क्षेत्र के योद्धाओं ने मार डाला है। ये इतनी गंभीर बात है और तुम कह रहे हो कि हमारे बीच कोई टकराव नहीं है। हृदयांशु चौंक गया। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि झुंझुनू के योद्धा इतने शक्तिशाली हो सकते हैं। आप झुंझुनू के हो? ट्रेनर कैलाश की पहचान उजागर होने के बाद यह स्पष्ट हो चुका था कि हृदयांशु को अब उनसे मुकाबला करना ही होगा। ट्रेनर कैलाश ने कहा, झुंझुनू की वर्तमान स्थिति जैसी भी हो, लेकिन पूर्व में यह महान क्षेत्रों में से एक था। उसकी समृद्ध विरासत, महान युद्ध परंपरा और तकनीक में कई ऐसे योद्धाओं को जन्म मिला है जिनके लिए तुम जैसे योद्धाओं को हराना आसान है। अचानक ट्रेनर कैलाश के चेहरे का रंग बदल गया। उनके खिलाफ कोई मजबूत शक्ति बढ़ रही थी। तभी ट्रेनर कैलाश ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और अपनी तलवार को हवा में लहराया और हृदयांशु पर हमला कर दिया। इस बार हृदयांशु ने भी कैलाश को कमतर आंकने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और अगले ही पल उसके माथे से प्रकाश की तेज किरणें निकली और ट्रेनर कैलाश की तलवार से टकरा गई। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ। ट्रेनर कैलाश अपनी जगह पर टिके रहे, लेकिन हृदयांशु पीछे उड़ गया और जब वो नीचे गिरा तो उसकी पीठ में जबरदस्त चोटें आई। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी पीठ फट गई हो। हृदयांशु बेसुध पड़ा रहा, लेकिन जब वो उठकर खड़ा हुआ और मुकाबले के लिए एक बार फिर तैयार हुआ, तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी, अपने साथियों की लाश पर। फतेहाबाद के सभी योद्धा मारे जा चुके थे। हृदयांशु के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था। झुंझुनू के योद्धा उन सभी की लाशों के पास मौजूद लुवोश जाति के योद्धाओं के खून की बूंदों को अपने साथ ले जा चुके थे। ट्रेनर कैलाश पहले ही वहां से जा चुके थे। हृदयांशु ने ट्रेनर कैलाश की आध्यात्मिक आभा को भी खोजने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। गुस्से से हृदयांशु की आंखें लाल हो गई। वो जोर से चिल्लाया। आसपास की पहाड़ी उसकी आवाज से मानो हिल गई हो। जो कभी नहीं हारा था, उसे बार बार हार का मुंह देखना पड़ रहा था। उसका खून खौलना स्वाभाविक था।
यदि उसकी इच्छा शक्ति दृढ़ न होती तो वह पहले ही बिखर चुका होता। इधर दक्ष और लुवाश राजकुमारी ने सफेद पहाड़ी के ऊपर 3 दिन बिताए। दोनों ने वहां से निकलने की पूरी कोशिश की, फिर भी उस पत्थर में ऐसा कोई द्वार नहीं दिखा जिससे वो बाहर निकल सकते थे। दक्ष ने कहा, क्या इस पत्थर को किसी और दुनिया में प्रवेश करने के लिए बनाया गया है? लुवाश राजकुमारी ने कहा, पता नहीं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि यह प्राकृतिक नहीं है। इसे किसी उच्च आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न योद्धा के द्वारा बनाया गया है। दक्ष ने इससे पहले कभी भी ऐसे गतिरोध का सामना नहीं किया था। वो एक कैदी की तरह महसूस कर रहा था और बाहर निकलने के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता था। क्या यह विडंबना नहीं है कि स्पेस टोर की शक्तियों से संपन्न 2 योद्धा इसमें फंस गए हैं? लुवाश राजकुमारी का चेहरा खिला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो दक्ष के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करना चाहती थी। लुवाश राजकुमारी दक्ष के करीब पहुंच गई और उसकी आंखों में देखती हुई बोली, दक्ष, तुम्हारे साथ इतनी खूबसूरत लड़की है, क्या तुम्हारे अंदर किसी तरह की भावना नहीं उमड़ रही है? दक्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लुवाश राजकुमारी ने कहा, उसने कहा था कि जो मेरा कवच उतारेगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी, लेकिन इस युवक में मर्द वाला कोई लक्षण ही नहीं दिख रहा है। लुवाश राजकुमारी की बातें सुनकर दक्ष गुस्से से कांप उठा, लेकिन उसने अपने गुस्से को नियंत्रित किया और चुपचाप पत्थर से नीचे उतरने का रास्ता ढूंढता रहा। लुवाश राजकुमारी बार बार उसे छेड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दक्ष पर कोई असर हो ही नहीं रहा था। यह समय मुस्कुराने का नहीं है, हमें गंभीरता दिखानी चाहिए। इतना कहते हुए दक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली और आध्यात्मिक शक्तियों को सक्रिय कर दिया। दक्ष के मन में क्या चल रहा है, लुवाश राजकुमारी इस बात से अनजान थी, लेकिन वो दक्ष के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा को अच्छी तरह से महसूस कर सकती थी। क्या ये स्पेस स्टोर की शक्तियों का इस्तेमाल कर स्टोर वस्तुओं को बनाने में भी सक्षम है? पूरी दुनिया में स्पेस स्टोर की शक्तियों से संपन्न योद्धाओं की संख्या बहुत कम थी। लाखों योद्धाओं में शायद ही किसी एक योद्धा के पास ऐसी तकनीक थी। दक्ष के हाथों की 3 उंगलियों में स्टोर अंगूठी देखकर लुवाश राजकुमारी और भी हैरान हो गई। यह उसके लिए अविश्वसनीय था। दक्ष ने अब तक अपनी आंखें खोल ली और लुवाश राजकुमारी की दिशा में देखते हुए कहा, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। यहां से निकलने के लिए तुम्हारे पास कोई योजना है? लुवाश राजकुमारी ने कहा, कि तुम्हारे पास स्पेस स्टोर की शक्तियों के अलावा स्टोर वस्तु बनाने की भी क्षमता है? दक्ष ने कहा, इस समय यह बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है, लुवाश राजकुमारी ने फौरन जवाब दिया। दक्ष ने कहा, यह कैसे महत्वपूर्ण है? हां, मैं ऐसा कर सकता हूं। दक्ष के पास अपनी क्षमता को छुपाने के लिए कोई खास वजह थी नहीं। लुवाश राजकुमारी का चेहरा खिल गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यदि हम एक साथ अपनी स्पेस स्टोर की शक्तियों को इस पत्थर से जोड़ लें और इस पत्थर को ही स्टोर वस्तु बनाने की कोशिश करें तो? दक्ष ने कहा, यदि इसे स्टोर अंगूठी बना दिया जाएगा तो फिर यह भी एक दुनिया बन जाएगी और इससे निकलना हमारे लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। लुवाश राजकुमारी ने कहा, नहीं, यहां स्पेस स्टोर की शक्ति पहले से मौजूद है, लेकिन जब यह स्टोर वस्तु बन जाएगी तो इसे हम अपने अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। यह हमें अपने स्वामी के रूप में स्वीकार कर लेगी। लेकिन दक्ष ने पूछा, लेकिन क्या? हमें स्पेस स्टोर की शक्तियों को एकीकृत करना होगा और हम दोनों को अपनी अपनी क्षमताओं को भी एकीकृत करना पड़ेगा, ताकि हमारी भावनाएं भी एकीकृत हों और क्षमताएं भी। दक्ष भ्रमित था। उसे सफलता की बहुत कम उम्मीद थी, लेकिन उसने सोचा कि शायद दिलदारगंज के योद्धाओं ने कभी ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया होगा, इसलिए उसने इस पर अधिक विचार नहीं किया। हालांकि वो किसी भी अनजान युवती के साथ अपनी भावनाओं को जोड़ना नहीं चाहता था। इसके अलावा वो जानता था कि उसके सामने मौजूद युवती दिलदारगंज के प्रमुख की पत्नी है, इसीलिए यदि दोनों में किसी तरह की निकटता दिखती तो दिलदारगंज के प्रमुख को फौरन इसका पता चल जाता। इस समय वो खुद भी हंस क्षेत्र की घटनाओं पर अपनी निगाहें गड़ाए होंगे। किसी क्षेत्र के प्रमुख को अपना दुश्मन बनाना दक्ष के लिए उत्तम विचार नहीं था। दक्ष ने लुवाश राजकुमारी के विचार को नकार दिया।
हालांकि पत्थर से उतरने के लिए उसके पास अब भी एक विकल्प था। चंद्र देवी की तलवार, जिसे दक्ष ने अपने कब्जे में लेकर पुरोहित का पद पाया था। उस तलवार का इस्तेमाल कर उस पत्थर से नीचे उतरने में निश्चित रूप से सफल होता। हालांकि कुछ देर की खोजबीन के बाद दक्ष ने पाया कि सफेद पत्थर पर चंद्र देवी की तलवार का कोई असर नहीं हो रहा था। दक्ष ने अपना विचार बदल दिया। दक्ष ने लुवाश राजकुमारी की ओर देखा। क्या तुम किसी भी आदमी के करीब जाने के लिए सहज हो जाती हो? दक्ष की बातें सुनकर लुवाश राजकुमारी बिल्कुल भी नाराज नहीं हुई। उल्टे उसने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। ऐसे कुछ ही पुरुष हैं जिन्हें देखकर मेरे मन में कुछ विचार आया। वैसे तुम्हारी बात ही कुछ अलग है। हम दोनों स्पेस टूर की शक्तियों से संपन्न योद्धा हैं। दूसरी बात कि तुमने मेरे कवच को खोला और मेरे शरीर के ऊपरी हिस्सों को देखा। तीसरी बात, यदि हम एक साथ हो जाते हैं तो ये मेरे क्षेत्र के लिए भी फायदेमंद होगा और तुम्हारे क्षेत्र के लिए भी। लुवाश राजकुमारी की तीसरी बात से दक्ष सहमत था। उसे हर हाल में योग्यता अंक की इस लड़ाई में गौखुर क्षेत्र को शीर्ष स्थान दिलाना था। इसलिए उसे स्पेस टूर की शक्ति से संपन्न उस युवती के साथ रहना अधिक असहज नहीं लगा। दक्ष ने कुछ देर विचार किया और कहा, मेरे पास एक शीर्ष स्तरीय तलवार है जिसे युद्ध की दुनिया के भगवान कहे जाने वाली एक शीर्षस्थ योद्धा ने दिया था। उन्होंने कहा था कि वह हथियार किसी भी ऐसे प्रतिरोध या प्रतिद्वंदी से निपटने में सहायक हो सकती है जिससे निपटना मेरे लिए कठिन होगा। लुवाश राजकुमारी उत्सुकतावश दक्ष को देखने लगी। क्या इस समय तुम्हारे पास ये तलवार है? दक्ष ने स्टोर अंगूठी से एक तलवार निकाली। उसकी चमक इतनी तेज थी कि पहली नजर में लुवाश राजकुमारी की आंखें भी चौंधी आ गई। हालांकि जब उसने अच्छी तरह से तलवार को देखा तो उसकी आंखों में अविश्वास स्पष्ट रूप से दिखने लगा। लुवाश राजकुमारी आगे बढ़ गई। वो तलवार को अपने नियंत्रण में लेना चाहती थी, लेकिन तभी दक्ष ने तलवार को हवा में लहराया। हवा में तलवार की 10 छाया दिखी। ब्रह्मांड मंडल और उससे कम क्षमता वाले योद्धाओं के लिए ऐसी तलवार को देखना भी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तलवार की चमक देखकर लुवाश राजकुमारी इतनी उत्साहित थी कि उसने दक्ष से कहा, क्या तुम मुझे एक पल के लिए तलवार दे सकते हो ताकि मैं इसकी क्षमता की जांच कर सकूं? दक्ष ने बेहिचक अपनी तलवार उसकी दिशा में बढ़ा दी। लुवाश राजकुमारी ने हवा में तलवार को लहराया और फिर कहा, मुझे इस तलवार की शक्ति महसूस नहीं हो रही है। दक्ष ने कहा, ठीक है, मेरी तलवार वापस करो। लुवाश राजकुमारी ने दक्ष को तलवार वापस कर दी, लेकिन उसकी निगाहें अब भी दक्ष पर टिकी हुई थी। उसने पूछा, क्या सच में इस तलवार को युद्ध की दुनिया के भगवान कहे जाने वाले योद्धा ने बनाया है? मुझे तो लगता है कि यह सामान्य स्तर की दिव्य तलवार है। दक्ष बातचीत में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था और न ही उसे लुवाश राजकुमारी की बातें रुचिकर लग रही थी। वो आगे बढ़ा और उसने चंद्र देवी की तलवार में अपनी आध्यात्मिक शक्ति को इंजेक्ट कर दिया। चंद्र देवी की तलवार में दक्ष ने जैसे ही अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति इंजेक्ट की, तभी दक्ष की तलवार की चमक बढ़ गई। अचानक लुवाश राजकुमारी दक्ष की दिशा में बढ़ने लगी। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा दक्ष के मुकाबले काफी मजबूत थी, इसीलिए वो दक्ष की मानसिक स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगी। लुवाश राजकुमारी की मंशा को दक्ष अच्छी तरह से समझ रहा था। वो चाहकर भी लुवाश राजकुमारी को रोक नहीं सका। लुवाश राजकुमारी ने दक्ष को अपने गले से लगा लिया। दक्ष की आंखों में देखते हुए लुवाश राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने जब जिसे चाहा मुझे वो मिला। मैंने जिस वस्तु को पाने की इच्छा रखी उसे मैंने हासिल किया। मैंने अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारी है। दक्ष ने कहा, तुम जैसी महिलाओं को सामान्य महिलाओं से कहीं अधिक असफलता का स्वाद चखना होगा। इसके लिए तुम तैयार हो जाओ। किसी दिन तुम अपने इस व्यक्तित्व, अपने इस चरित्र और अपने व्यवहार के लिए बहुत कुछ खो दोगी। लुवाश राजकुमारी ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को दक्ष की आध्यात्मिक शक्तियों के साथ जोड़ लिया और फिर दोनों की मानसिक ताकत कई गुना मजबूत हो गई। लेकिन दोनों एक ही चीज सोच रहे थे। दक्ष और राजकुमारी ने अपनी अपनी स्पेस टूर की शक्तियों को सक्रिय किया।
दक्ष को अब महसूस हो रहा था कि लुवॉश राजकुमारी क्यों उसके करीब आई थी और उसके गले से लग गई। असल में आध्यात्मिक शक्तियों को जोड़ने के लिए दोनों के शरीर की कम से कम 1/4 रोम छिद्रों की ऊर्जा का एक दूसरे से आदान प्रदान आवश्यक है। तभी दोनों योद्धा अपनी अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को एकीकृत रूप में इस्तेमाल कर सकते थे। हालांकि लुवॉश राजकुमारी के दक्ष के गले से लिपटने की एक दूसरी मंशा भी थी। वो दक्ष की याददाश्त को अपने नियंत्रण में लेकर स्पेस स्टोर की शक्तियों से स्टोर वस्तु बनाने की तकनीक जानना चाहती थी। हालांकि दक्ष की मर्जी के बिना उसकी याददाश्त को नियंत्रित करना संभव था। लुवॉश राजकुमारी को खुद की उच्च आध्यात्मिक शक्तियों पर काफी भरोसा था, लेकिन उसे अब एहसास हो रहा था कि उसने दक्ष को कमतर आंका। 3 घंटे तक दक्ष और लुवॉश राजकुमारी एक दूसरे से लिपटे रहे। दोनों की आंखें बंद थी। दक्ष ने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि का इस्तेमाल कर उस पत्थर से नीचे उतरने के लिए द्वार ढूंढना जारी रखा। तभी दक्ष की नजर पत्थर की दरार पर पड़ी। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इसे पा लिया है। लुवॉश राजकुमारी बिल्कुल भी दक्ष से अलग होने को तैयार नहीं थी। दक्ष ने उसे धक्का देकर खुद से दूर किया और उस दरार की दिशा में भागा। दक्ष ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और अगले ही पल एक विशालकाय पत्थर प्रकट हो गया। उस दरार वाली जगह पर दक्ष ने अपने पत्थर को पटकना शुरू कर दिया। तकरीबन दर्जन भर हमलों के बाद पत्थर का ऊपरी हिस्सा टूट गया। नीचे अंधकार दिख रहा था। दक्ष ने कहा, पत्थर के 2 हिस्से हैं। ऊपरी हिस्सा चमक रहा है जिससे प्रकाश फैल रहा है, जबकि इसके अंदर के हिस्से में अंधेरा पसर गया है। पत्थर का ऊपरी हिस्सा ही अमलतास औषधि की बूंदों को सर्जित कर रहा है। अचानक दक्ष के चेहरे का भाव बदल गया। उसने खुद से सवाल करते हुए कहा, मैं इतनी जल्दी सब कुछ कैसे समझ रहा हूं? क्या ऐसा हो सकता है? दक्ष ने फौरन अपनी आध्यात्मिक शक्ति का निरीक्षण किया। उसने पाया कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा 54वें स्तर की है। दक्ष ने मुड़कर लुवॉश राजकुमारी की ओर देखा। दोनों की निगाहें मिली। लुवॉश राजकुमारी ने अपने चेहरे पर मुखौटा लगा रखा था, अन्यथा उसके चेहरे के भाव से निश्चित रूप से उसकी वास्तविक पहचान उजागर हो जाती। हालांकि दक्ष की आंखें लुवॉश राजकुमारी की आंखों को गौर से देख रही थी। उसके मन में लुवॉश राजकुमारी की पहचान को लेकर आशंका पैदा हो चुकी थी। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति पहले ही 55वें स्तर से अधिक की हो चुकी है? लुवॉश राजकुमारी असहज हो गई। हालांकि उसने खुद को संभाला और उल्टे दक्ष से पूछा, तो क्या हुआ, कोई तकलीफ? दक्ष ने कहा, हंस क्षेत्र में योग्यता अंक अर्जित करने के लिए योद्धाओं को भेजा गया है। यहां ना तो शारीरिक क्षमता से संपन्न उच्च स्तरीय योद्धा भाग ले सकते हैं और ना ही आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न उच्च स्तरीय योद्धा। 55वें स्तर की आध्यात्मिक शक्ति वाला योद्धा हंस क्षेत्र में कैसे आ सकता है? लुवॉश राजकुमारी भी भ्रमित हो गई। दोनों ने अभी अभी अपनी अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को एक दूसरे से जोड़ा था। इससे लुवॉश राजकुमारी को कोई लाभ भी नहीं हुआ। उल्टे दक्ष ने उसकी पहचान पर शक करना शुरू कर दिया। लुवॉश राजकुमारी सोच रही थी, मैं उसके बदन के इतने करीब थी, फिर भी उसमें मेरे प्रति कोई आकर्षण नहीं दिखा। यदि कोई और युवक होता तो वो खुद से दूर जाने भी नहीं दे सकता था। आखिर ये चीज क्या है? लुवॉश राजकुमारी ने कहा, अरे बात ऐसी नहीं है। जब मैं हंस क्षेत्र आई थी तो उस समय मेरी आध्यात्मिक शक्ति कम थी, लेकिन 1-2 दिन बाद ही मैंने भारी मात्रा में अमलतास औषधि का सेवन किया और आध्यात्मिक साधना की, तो मेरी आध्यात्मिक शक्ति 55वें स्तर तक पहुंच गई। लुवॉश राजकुमारी ने भले ही स्पष्टता से सारी बातें कह दी हों, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि वो झूठ बोल रही है। पत्थर के ऊपरी हिस्से को तोड़ने के बाद दक्ष ने पत्थर के नीचे का हिस्सा भी तोड़ दिया था, जिससे नीचे मौजूद परिणीता, त्रिखा, बैजू, साधिका और 9 सर वाला शुतुरमुर्ग उन दोनों को देखने में सक्षम था। शुतुरमुर्ग ने हवा में उड़ान भरी। उसकी पीठ पर बैजू, त्रिखा और साधिका बैठे हुए थे। परिणीता की पीठ पर पंख लगे हुए थे, जिसकी मदद से वो चमकीले पत्थर के करीब जाने की कोशिश कर रही थी। शुतुरमुर्ग ने लुवॉश राजकुमारी को देखा तो उसे अजीब लगा। लुवॉश राजकुमारी काफी बदल गई थी। वो हमेशा की तरह इस समय शांत नहीं थी। वो विचलित दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे
वो कुछ खो रही हो जिसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। दूसरी तरफ दक्ष ने सोचा भी नहीं था कि लुवोश राजकुमारी वास्तव में उसे पसंद करने लगी है। उसे लगा कि वो किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए उसके करीब जाने की कोशिश कर रही है। लुवोश राजकुमारी का व्यक्तित्व, शारीरिक ढांचा, बौद्धिक क्षमता और शारीरिक शक्ति को देखकर कोई भी अनुमान लगा सकता था कि वो कोई साधारण महिला योद्धा नहीं है। वो आसानी से किसी के झांसे में नहीं आ सकती है। लुवोश राजकुमारी बार बार दक्ष के करीब आने की कोशिश कर रही थी। यह देखकर दक्ष भी गहरी सोच में डूब गया कि आखिरकार उसके दिमाग में चल क्या रहा है। क्या लुवोश राजकुमारी उसके विरुद्ध साजिश कर रही है? दक्ष ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को सक्रिय किया और उसकी जांच पड़ताल करने लगा। उसे कुछ गड़बड़ लगा। लुवोश राजकुमारी की आध्यात्मिक ऊर्जा से नकारात्मक शक्तियां महसूस हो रही थी। यदि दक्ष ने बारीकी से लुवोश राजकुमारी की आध्यात्मिक आभा का अध्ययन ना किया होता तो वास्तव में उसे इसका पता नहीं चलता। दक्ष डर गया। यदि उस युवती ने दक्ष के शरीर में अपनी नकारात्मक ऊर्जा इंजेक्ट कर दी होगी तो निश्चित रूप से दक्ष के लिए नया खतरा पैदा हो सकता था। दक्ष ने अग्निशोध की ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर सक्रिय कर लिया ताकि वह नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर सके। दक्ष के लिए अच्छी बात यह थी कि उसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना आता था। अन्यथा वो यदि सोच लेता कि लुवोश राजकुमारी उसे पसंद करती है तो वो निश्चित रूप से लुवोश राजकुमारी की कठपुतली बन जाता। उस युवती की वास्तविक पहचान का पता लगाने के लिए दक्ष उत्सुक था, लेकिन उसने फौरन उसे बेनकाब नहीं किया। दक्ष ने उसके साथ आगे बढ़ने की योजना बनाई। दक्ष उस युवती को इस बात का यकीन दिलाना चाहता था कि सामने मौजूद व्यक्ति पूरी तरह से उसके नियंत्रण में है। बैजू एक सामान्य योद्धा था। उसने पत्थर के ऊपर बदले हुए माहौल पर अधिक ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसकी निगाहें काफी देर से पत्थर पर टिकी हुई थी। उसने ऊंची आवाज में दक्ष से पूछा, चंद्रमा की तरह दिखने वाला यह पत्थर अमलतास औषधि की बूंदों से बना हुआ है क्या? दक्ष ने कहा, यह पत्थर किस चीज का बना है यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन यह अमलतास की औषधि को अपने अंदर से उत्सर्जित कर रहा है, यह स्पष्ट है। क्या यह हमेशा अमलतास की औषधि का उत्पादन करता रहेगा? बैजू ने पूछा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इतना ज्ञानी तो नहीं हूं कि भविष्य की सारी बातें बता दूं, लेकिन अमलतास की बूंदें इसी से निकल रही हैं। बैजू ने पूछा, क्या इस पत्थर में कोई रहस्यमयी शक्तियां हैं? दक्ष ने कहा, मुझे नहीं मालूम। एक पल की चुप्पी के बाद दक्ष ने कहा, शायद ये हिमरत की कब्र से संबंधित हो। दक्ष उस पत्थर से नीचे उतर गया। हालांकि उतरने से पहले दक्ष ने पर्याप्त मात्रा में आध्यात्मिक औषधि की बूंदों को अपनी स्टोर अंगूठी में इकट्ठा कर लिया था। परिणीता, त्रिखा, बैजू और साधिका ने भी पर्याप्त मात्रा में अमलतास औषधि की बूंदों को जमा किया था। निस्संदेह उन सभी के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। दक्ष ने परिणीता और साधिका को स्टोर पत्थर के अंदर भेजा ताकि वो तेजी से अभ्यास कर सकें। गौखुर क्षेत्र के खजाने से मिले इस पत्थर में कोई भी योद्धा 4 गुना तेजी से अपने अभ्यास को पूरा कर सकता था। अमलतास औषधि की ढेरों बूंदों के साथ निश्चित रूप से वो अपनी क्षमता में तेजी से सुधार ला सकते थे। हालांकि उन दोनों की शारीरिक क्षमता अधिक उन्नत नहीं थी, इसलिए यह उनके लिए खतरनाक भी हो सकता था। दक्ष इस बात से चिंतित भी था, इसलिए उसे रक्तप्रास की कुछ गोलियां भी दी। इसके बाद दक्ष ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और आसपास मौजूद बर्फ के कई बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ दिया, जिससे वो दूर तक देख सके। दक्ष ने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि का इस्तेमाल किया और दूर तक देखा। आगे के तालाब को पार करने के बाद मध्यम आकार के 33 पहाड़ों को भी पार करना होगा। बैजू ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो इसका मतलब है कि हम योग्यता दीवार के करीब आ रहे हैं? दक्ष ने कहा, हाँ। फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चलिए चलते हैं। अन्य 3 योग्यता दीवार पहले ही नष्ट हो चुकी हैं। अगर हमें ये मिल जाती है तो हम योग्यता अंक के मुकाबले में निश्चित रूप से अव्वल होंगे, त्रिखा ने कहा। दक्ष, बैजू और त्रिखा बिना किसी संकोच के आगे बढ़ने लगे। दूसरी तरफ लुवोश राजकुमारी अब भी अपने स्थान पर खड़ी थी और उस पत्थर को अपने साथ ले जाना चाहती थी जिससे अमलतास औषधि निकल रही थी। हालांकि
वो अमलतास औषधि की बूंदों को अपने कब्जे में लेने के लिए उत्सुक नहीं थी। वो उस पत्थर की स्पेस स्टोर की क्षमता के बारे में जानना चाहती थी। उसे लगा था कि दक्ष एक सामान्य योद्धा है जिसे पत्थर की महत्वता समझ नहीं आई, इसलिए उसने पत्थर को अपने कब्जे में लेने का विचार नहीं किया। कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार लोवोश राजकुमारी ने उस पत्थर को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। उसने अपनी आंखें बंद की। अगले ही पल उसकी आंखों से प्रकाश की 2 किरणें निकली और पत्थर से टकरा गई। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से हिल गया। दक्ष भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसने भी अपने कदम रोक लिए और पीछे मुड़कर देखा। वो क्या कर रही है? पहाड़ी इतनी खतरनाक है, इसके बाद भी वो मुसीबत मोल लेना चाहती है। त्रिखा ने कहा, क्या वो अमलतास औषधि के स्रोत वाले पत्थर को अपने कब्जे में लेने के लिए ऐसा कर रही है? बैजू ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, हमें भी उस पत्थर को अपने नियंत्रण में करने की कोशिश करनी चाहिए थी। हम गौखुर क्षेत्र के प्रत्येक योद्धा के बीच ढेरों मात्रा में अमलतास बांटते, जिससे उनकी क्षमता बढ़ती और गौखुर क्षेत्र सदियों तक शीर्ष शक्तिशाली योद्धाओं के रूप में खुद की प्रतिष्ठा को स्थापित करता। दक्ष ने बैजू को सख्त लहजे में देखा। डर के मारे बैजू चुप हो गया।